हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 9th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर मोशन को कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर्स देख रहे थे। आज हम इसके आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करें। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, डिफाइन 1 रेडियन, यानी आपको एक रेडियन को परिभाषित करना है। तो अगर हम रेडियन की बात करें तो रेडियन आप जानते हैं कि ये एंगल को मेजर करने की एक यूनिट है। ठीक है, आप किसी भी एंगल को, जैसे जो आपका एंगल है डिग्री में मेजर करते हैं, इसी तरीके से आप रेडियन में भी एंगल को मेजर करते हैं यानी मापते हैं। अगर हम एक रेडियन की बात करें तो बेसिकली एक रेडियन जो क्वांटिटी होती है वो बराबर होती है सर्कल के रेडियस के। ठीक है, यानी जैसे आपका जो सर्कल है, जो आपका वृत्त है, सर्कल है, ये आपका सर्कल है, इसका जो रेडियस है r है। अगर सर्कल का आर्क, सर्कल का जो आर्क है वो अगर रेडियस के बराबर है, उस सर्कल के रेडियस के बराबर है, तो इसके द्वारा जो एंगल सबटेंड किया जाएगा सेंटर पे, यानी इसके द्वारा जो एंगल बनाया जाएगा सेंटर पे, वो आपका रेडियन के बराबर होता है या 1 रेडियन के बराबर होता है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरीके से लिखेंगे, इट इज द एंगल which is subtended at the center by an arc having a length equal to the radius of the circle। यह वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई वाले चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित होता है। यानी कि अगर हम रेडियन की बात करें तो अगर जो आपका आर्क है, सर्कल का जो आर्क है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इसकी अगर लंबाई जो आपका सर्कल है इसके रेडियस के बराबर है, तो ये जो एंगल सेंटर पे सबटेंड करेगी उसको हम 1 रेडियन मानते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। यानी आपको ये बताना है कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में संबंध क्या है, यानी रेखीय वेग और कोणीय वेग के बीच में संबंध क्या है। तो लीनियर वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो लीनियर वेलोसिटी की बात हम कब करते हैं, जब भी कोई बॉडी यानी कोई भी वस्तु एक सीधी रेखा में चल रही है यानी ट्रैवल कर रही है। तो जब भी वो किसी एक सीधी रेखा में चल रही है या ट्रैवल कर रही है, उस समय उसकी जो वेलोसिटी होती है, उसका जो वेग होता है, उसको हम लीनियर वेलोसिटी कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो बेसिकली एंगुलर वेलोसिटी हमें सर्कुलर मोशन में दिखाई देती है। यानी जब कोई भी बॉडी, कोई भी वस्तु सर्कल में यानी सर्कुलर पाथ में, वृत्ताकार पथ पे चल रही होती है, तो उसके द्वारा जो वेलोसिटी या उसके उस ऑब्जेक्ट के पास जो वेलोसिटी होती है, वेग होता है, उसे हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। अब अगर हम इनके बीच के रिलेशन की बात करें तो इसका जो रिलेशन होता है वो आपका लीनियर वेलोसिटी बराबर एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस ऑफ सर्कुलर, यानी रेखीय वेग बराबर होता है कोणीय वेग गुणा वृत्ताकार पथ की त्रिज्या। यानी अगर आपको लीनियर वेलोसिटी निकालनी है तो आपको एंगुलर वेलोसिटी के साथ जो सर्कुलर पाथ है उसका रेडियस मल्टीप्लाई कर, तब जाके आपको लीनियर वेलोसिटी मिलेगी यानी रेखीय वेग मिलेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ बॉडी विच में अपेयर टू बी मूविंग फॉर
one person and stationary for the other. एक ऐसे पिंड का उदाहरण दें जो एक व्यक्ति के लिए गतिमान है और दूसरे के लिए स्थिर प्रतीत हो सकता है। यानी आपको क्या बताना है, एक एग्जाम्पल देना है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, कोई भी बॉडी है जो कि एक व्यक्ति के लिए मूव करती हुई दिखाई दे रही है और दूसरे के लिए स्टेशनरी दिख रही है। तो इसका अगर हम एग्जाम्पल लें तो आप एक एग्जाम्पल आप इसका ये भी ले सकते हैं कि जैसे कि आप किसी बस में चल रहे हैं, ठीक है, आप बस में चल रहे हैं, बस में जा रहे हैं और आपका फ्रेंड जो है वो रास्ते पे खड़ा है, यानी उसी रास्ते पे वो साइड पे खड़ा है। अब वो जो रास्ता है, जो वो पाथ है, उसके किनारे पेड़ है। क्या है? पेड़ लगे हुए, इस तरीके से पेड़ आपके वहां पे मौजूद है, बहुत सारे पेड़ हैं। अब आप क्या कर रहे हैं, एक बस से जा रहे हैं, ठीक है, बस से ट्रैवल कर रहे हैं। तो जब आप चल रहे होते हैं, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे बस से जा रहे हैं, तो जो रोड के किनारे पेड़ पौधे हैं वो आपको ऐसा लगता है कि वो पेड़ पौधे मूव कर रहे हैं, यानी मोशन कर रहे हैं। वहीं जो आपका फ्रेंड है जो कि रोड के किनारे खड़ा है, ठीक है, उसको ये प्रतीत होता है, क्या दिखता है कि जो आपके ये पेड़ है वो स्टेशनरी पोजीशन में है, यानी स्थिर अवस्था में। यानी इससे हमें क्या पता चला कि जो आपके ये ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि आपके पेड़ पौधे, अगर हम पेड़ पौधों की बात करें तो जो बस मूव कर रही है, बस चल रही है, उसके अंदर जो व्यक्ति है उनके लिए तो ये पेड़ पौधे मूव कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति जो रोड के किनारे खड़ा है उसके लिए ये पेड़ पौधे एक जो है स्टेशनरी पोजीशन में है या स्थिर अवस्था में। तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो है आंसर आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, द पैसेंजर इन अ मूविंग बस ऑब्जर्व दैट द ट्रीज, building as well as the people on the roadside appears to be moving backward। यानी अगर किसी बस में यात्री बैठे हैं और वो बस चल रही है तो उन यात्रियों के लिए जो रोड के किनारे पेड़ पौधे हैं, बिल्डिंग्स हैं, वो उन्हें ऐसा प्रतीत होगा कि वो पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी चल रहे हैं। Similarly, a person standing on the roadside observes that the bus along with the passenger is moving in forward direction। इसी तरीके से एक व्यक्ति जो कि रोड के किनारे खड़ा है वो अगर जो बस में बैठे हुए पैसेंजर्स को देखेगा, बस में बैठे हुए यात्रियों को देखेगा, तो उसको ये लगेगा कि ये क्या कर रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं। But at the same time, each passenger in a moving bus or train observes his fellow passenger sitting and not moving। इसी तरीके से अगर बस में जो यात्री बैठे हैं वो अगर अपने आसपास के जो उनके साइड में जो और यात्री बैठे हैं उनको अगर देखे तो उन्हें ऐसा लगेगा कि वो किस में है, स्टेशनरी पोजीशन में है, यानी वो मूव नहीं कर रहे हैं, वो गति नहीं कर रहे हैं, वो एक जगह स्थिर। Thus, we can tell that motion is relative। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो मोशन होता है, जो आपकी गति होती है, वो रिलेटिव होती है, यानी सापेक्ष होती है। बेसिकली क्या कहा गया है कि एक जो बस है, बस में पैसेंजर जा रहे, यात्री जा रहे, उनके लिए रोड के किनारे जो पेड़ पौधे हैं वो उन्हें पीछे मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर कोई व्यक्ति रोड पे खड़ा है, उसे उस बस के अंदर बैठे हुए यात्री मूव करते हुए यानी गति करते हुए दिखाई दे। अगर हम बात करें बस में बैठे हुए यात्रियों की, तो जो अगल बगल बैठे हैं या फिर उस बस के अंदर हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ का जो दूसरा यात्री है वो स्टेशनरी पोजीशन में है, यानी स्थिर अवस्था में। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो आपका मोशन होता है, गति होती है, वो कैसी होती है, रिलेटिव होती है, सापेक्ष होती है। यानी आप किसी के जो है किसी के जो पोजीशन है, किसी की स्थिति है, उसके अनुसार आप किसी दूसरे व्यक्ति की या दूसरी वस्तु की पोजीशंस को आप दर्शाते हैं।
चलती बस में यात्री देखते हैं कि पेड़, भवन और साथ ही सड़क के किनारे के लोग पीछे की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं। इसी प्रकार सड़क के किनारे खड़ा एक व्यक्ति देखता है कि बस, ठीक है, आगे की दिशा में जा रही है, लेकिन साथ ही चलती बस या ट्रेन के प्रत्येक यात्री देखता है कि उसके साथी यात्री बैठे हैं और वो गति नहीं कर रहे। क्या नहीं कर रहे? गति नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गति सापेक्ष होती है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, हाउ कैन वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी वस्तु के स्थान का वर्णन कैसे कर सकते हैं। यानी आपको क्या बताना है कि कोई भी वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी पोजीशन क्या है, उसकी स्थिति क्या है, ये आप किस तरीके से बताते हैं। तो बेसिकली जब भी हम किसी भी वस्तु की या किसी भी जगह की आपको स्थिति बतानी है कि वो कहाँ पे है, आपको एक रेफरेंस पॉइंट लेना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपका क्या है, घर है, और ये आपका स्कूल है। तो आपको क्या बताना है कि आपके स्कूल की लोकेशन घर से कहाँ पे है। तो आप बेसिकली क्या करते हो, जैसे कि आपका यहाँ पे घर है, ठीक है, और ये स्कूल है, तो आप क्या कहते हो कि मेरा जो स्कूल है, सपोज ये 2 किलोमीटर की दूरी पे है, स्कूल जो है घर से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। अब आपको ये बताना है कि जो स्कूल है वो घर से कितनी दूरी पे है। आपको क्या बताना है कि स्कूल कहाँ पे, ठीक है, आपको क्या बताना है कि स्कूल कहाँ पे, स्कूल किधर पे है आपका स्कूल, ठीक है। तो आपके घर से स्कूल की दूरी आपको पता है 2 किलोमीटर है। तो आप कैसे बताएंगे, आप ये बोलेंगे कि मेरे घर से स्कूल जो है वो 2 किलोमीटर पे है और साउथ की डायरेक्शन में है, यानी दक्षिण दिशा में। आप इस तरीके से बताएंगे। इसी तरीके से अगर आपको, जैसे कि आपको किसी को बताना है कि मुझे मार्केट जाना है, बाजार जाना है, और आपके घर से बाजार जो है वो 7 किलोमीटर की दूरी पे है, तो आप क्या बताते हैं। आपको कोई पूछता है कि बाजार कहाँ पे है, तो आप कहते हैं, अपने घर को रेफरेंस मान के आप ये कहते हैं कि जो बाजार है वो मेरे घर से 7 किलोमीटर की दूरी पे है और ये आपका नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। यानी आपने क्या किया, अपने घर को एक रेफरेंस पॉइंट बनाया। इसी तरीके से अगर हम और एग्जांपल्स लें, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको जू जाना है, कहाँ जाना है, जू, और ये क्या है, बस अड्डा है, यानी बस स्टैंड है। और जो जू है आप बस अड्डे में गए और आपने किसी से पूछा कि आप जू कहाँ पे है, तो वो क्या कहेगा कि जो आपका जू है वो बस अड्डे से 10 किलोमीटर की दूरी पे है और वो उत्तरी दिशा में स्थित है, यानी नॉर्थ डायरेक्शन में स्थित है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस केस में भी हम बस अड्डे को क्या बना रहे हैं, रेफरेंस पॉइंट। तो यानी जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताते हैं उसके लिए आप एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई अ रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड द ओरिजिन। यानी जब भी आपको किसी भी वस्तु की पोजीशन बतानी है, किसी भी जगह की पोजीशन बतानी है, स्थिति बतानी है, तो आपको एक रेफरेंस पॉइंट लेना होता है जिसे हम ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं।
For example, suppose that a library is in a city is 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द रेलवे स्टेशन। यानी हम ये मान लेते हैं कि कोई लाइब्रेरी है, ठीक है, किसी शहर में लाइब्रेरी है जो कि रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पे है और उत्तरी दिशा में यानी उत्तर की दिशा में स्थित है, नॉर्थ डायरेक्शन में स्थित। We have specified the position of the library with respect to the रेलवे स्टेशन। तो हमने लाइब्रेरी की जो पोजीशन है, उसकी जो स्थिति है, किसके सापेक्ष बताई है, किसके रिस्पेक्ट में बताई, रेलवे स्टेशन के। दैट इज इन दिस केस द रेलवे स्टेशन एक्ट्स एज द रेफरेंस पॉइंट। यानी यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो रेलवे स्टेशन है वो रेफरेंस पॉइंट की तरह एक्ट कर रहा है। किसी वस्तु की स्थिति का वर्णन करने के लिए हम एक संदर्भ बिंदु निर्दिष्ट करने की आवश्यकता होती है, जिसे मूल कहा जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी शहर में एक पुस्तकालय रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर में है। हमने रेलवे स्टेशन के संबंध में पुस्तकालय की स्थिति जो है बताई है, यानी इस मामले में रेलवे स्टेशन संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य करता है। तो जब भी हम किसी भी जगह की या किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताते हैं तो हम एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज स्पीड, व्हाट आर इट्स यूनिट। यानी आपको ये बताना है कि एवरेज स्पीड क्या होती है, औसत गति क्या होती है, इससे आप क्या समझते हैं, और आपको इसकी इकाई बतानी है कि इसकी इकाई होती है। तो जब भी हम औसत चाल की बात करते हैं, किसकी बात करें, औसत चाल, किसकी बात कर रहे हैं, औसत चाल यानी एवरेज स्पीड की जब हम बात करते हैं, तो जो एवरेज स्पीड होती है वो बेसिकली क्या होता है आपका, टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन टोटल टाइम टेकन। यानी कुल कितना जो है दूरी तय की गई है बटा कितना समय लगा, यानी एक जो दूरी है उसको तय करने में आपको कितना समय लगा है, ये आपका क्या दिखाता है, एवरेज स्पीड। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि आप ये कह सकते हैं कि जो एवरेज कितना डिस्टेंस इसने कवर किया है एक यूनिट टाइम। यानी अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें तो ये आपका टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन होता है। औसत चाल बराबर कुल दूरी तय बटा कुल समय। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से जो है लिखते हैं। अब अगर हम इसकी इकाई की बात करें, इसकी यूनिट की बात करें, तो आपकी मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम and is obtained by dividing total distance traveled by total time taken. The unit of average speed is same as that of speed, that is meter per second. औसत गति को प्रति इकाई समय में तय की गई औसत दूरी के रूप में परिभाषित किया जाता है और इसे कुल तय की गई दूरी को कुल लिए गए समय से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। औसत गति की इकाई वही होती है जो गति की होती है, यानी मीटर पर सेकंड। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी।
यानी आपको समान वेग और असमान वेग में अंतर बताना है कि इन दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। अब अगर हम बात करें यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, तो जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, हम कब कहते हैं कि कोई वस्तु समान वेग में, जब वो कोई भी वस्तु, ठीक है, कोई भी वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करती है, यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती है, तो हम ये कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है या वस्तु है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में। यानी जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई गाड़ी चलती है और पहले 1 घंटे में वो क्या करती है, 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है। फिर अगले 1 घंटे में फिर से 10 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, फिर अगले 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है समय अंतराल बराबर है और जो दूरी तय की जा रही है वो भी बराबर है, इक्वल है। तो इस तरीके की जो बॉडी है वो आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है, यानी समान वेग में। अब अगर हम बात करें किसी वस्तु की, ठीक है, कोई वस्तु है वो क्या कर रही है, वो बराबर समय अंतराल में जो है अलग अलग दूरी तय कर रही है। जैसे कि पहले 1 घंटे 12 किलोमीटर, दूसरे 1 घंटे 20 किलोमीटर, तीसरे 1 घंटे 13 किलोमीटर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो समय अंतराल है वो तो बराबर है, लेकिन जो दूरी तय की गई है वो अलग है। तो इस तरीके का जो मोशन होता है उसे हम कैसा मोशन कहते हैं, आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो ये जो ऑब्जेक्ट है या ये जो गाड़ी है वो नॉन यूनिफॉर्म जो है वेलोसिटी से चल रही है, यानी असमान वेग से चल रही है। तो ये आपका यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट हो गए। अब हम बात करते हैं आंसर की। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे। पहले यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एन ऑब्जेक्ट विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एन ऑब्जेक्ट विद uniform velocity covers equal distances in equal interval of time in a specific direction. Example, an object moving with speed 40 km per hour towards west his uniform velocity. Okay. तो अगर हम बात करें यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की हम ये कहते हैं कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है, समान गति में है या समान वेग में है। कब कहते हैं, जब वो बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करता है। जैसे कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो या वेलोसिटी से वो चल रही है, और कहाँ चल रही है, स्पेसिफिक डायरेक्शन में। किधर चल रही है, वेस्ट में। तो हम ये कहते हैं कि जो हमारी ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी समान वेग से चल रही है। अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी असमान वेग की। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन equal interval of time in a specific direction, or if the direction of motion changes, it is said to be moving with a non-uniform or variable velocity. For example, revolving fan at a constant speed has variable velocity. अब अगर हम असमान वेग की बात करें तो बेसिकली क्या होता है, जब बराबर समय अंतराल में कोई भी वस्तु जो है बराबर दूरी तय नहीं करती, यानी कहीं पे जो है वो
ज्यादा दूरी तय कर रही है, कहीं पे कम कर रही है, और जितनी वो दूरी हर समय अंतराल में तय कर रही है वो अलग अलग है। तो तब हम ये कहते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है या हमारी वस्तु है वो असमान वेग जो है उसका है। अब इसका एग्जाम्पल जो है आपका जो फैन होता है, पंखा होता है, वो जब एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो अलग अलग होती है, क्योंकि आप ये जानते हैं कि जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी क्या है आपकी, वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है और जब ये रिवॉल्व कर रहा है तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, साथ में इसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये आपका जो है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एक एग्जाम्पल। समान वेग एक समान वेग वाली वस्तु एक निर्दिष्ट दिशा में समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है। उदाहरण के लिए पश्चिम की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली वस्तु का एक समान वेग होता है। असमान वेग, जब कोई वस्तु एक निर्दिष्ट दिशा में समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है या यदि गति की दिशा बदल जाती है तो उसे असमान या परिवर्तनशील वेग के साथ चलती हुई कहा जाता है। उदाहरण के लिए एक घूमता हुआ पंखा निरंतर गति में परिवर्तनशील वेग होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में दूरी बतानी है, मतलब अंतर बताना है, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में आपको अंतर बताना है, यानी दूरी और विस्थापन के बीच में क्या अंतर है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस की, यानी दूरी की। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल जो पाथ है, कोई भी वस्तु उसे कवर कर रही है उसको हम दूरी कहते हैं। यानी जो किसी भी वस्तु ने जो है एक्चुअल जो पाथ कवर किया है, यानी दूरी तय की है, उसको हम उसकी दूरी कहते हैं। यानी उसने जितना जो है पथ या जितना वो चली है, एक्चुअली वो चली है, उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कार है, सपोज कोई कार है, यहाँ पे ये पॉइंट ए है, वो चली इस तरीके से और वो यहाँ पे पहुंच गई, ये है पोजीशन बी। अब अगर हम बात करें इसकी डिस्टेंस की, तो कार पॉइंट ए से चली पॉइंट बी तक पहुंची, ठीक है। तो उसने जो दूरी तय की है वो कौन सी होगी, जितना उसने डिस्टेंस या पाथ जो है कवर किया, जितना पथ उसने जो है कवर किया। जैसे कि ये मान ले कि यहाँ पे वो 2 किलोमीटर की दूरी तय करती है, फिर इधर पे 3 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर। तो हम ये कहेंगे कि अगर कोई वस्तु पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाती है तो उसकी जो डिस्टेंस है वो कितना है, उसका अगर हम डिस्टेंस देखें तो उसका डिस्टेंस है आपका जो है वो है आपका 9 किलोमीटर, यानी दूरी उसने जो तय की है वो 9 किलोमीटर की दूरी तय की। जो किसी वस्तु ने एक्चुअल पाथ जो कवर किया होता है, वास्तविकता में जो उसने पथ जो है जितना वो चला है, उसको हम उसकी दूरी कहते हैं, यानी डिस्टेंस कहते हैं। अब अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है कि वो इधर से मूव करता है, अब वो इधर पहुंच गया, यानी वो बी पॉइंट से चला और फिर वो इस पॉइंट में पहुंच गया, इसको हम क्यू पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे पहुंचा। अब आप ये कह सकते हैं कि जो इस ऑब्जेक्ट का या जो कार है वो आपकी कितने किलोमीटर चली, पहले वो यहाँ पे पहुंची, ठीक है,
फिर वो वापस आ गई यहाँ पे, यानी 11 किलोमीटर उसकी दूरी हो। अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, जो इनिशियल पोजीशन है और फाइनल पोजीशन है उनके बीच की जो सबसे छोटी दूरी होती है, यानी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जो सबसे छोटी दूरी होती है, सबसे छोटा जो पथ होता है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन कहते हैं। अगर हम बात करें इस केस में विस्थापन की, ये आपका डिस्टेंस हो गया, ठीक है, 11 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। ये क्या है, आपका डिस्टेंस है। अब हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की यानी विस्थापन की। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो सबसे छोटा रास्ता है यानी पथ है, उसको हम क्या कहते हैं, उस दूरी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे क्यू पोजीशन पे है, ठीक है, क्यू पोजीशन पे है, तो आपका ए से क्यू तक की जो दूरी है आप देख सकते हैं, ये जो है ये सबसे छोटा पथ है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो 3 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर यानी 5 किलोमीटर। अगर हम इस केस में विस्थापन की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो 2 किलोमीटर, तो यानी जो आपका डिस्टेंस होता है वो एक्चुअल पाथ ट्रेवल होता है, सॉरी जो डिस्प्लेसमेंट है वो 5 किलोमीटर है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5 किलोमीटर। अब अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस क्या होता है, जो एक्चुअल पाथ कवर किया है किसी भी ऑब्जेक्ट में, और अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें वो क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, यानी जो एक्चुअल जितना वास्तविकता में कोई ऑब्जेक्ट चली है वो उसकी डिस्टेंस होती है, और प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच में जो सबसे छोटा जो डिस्टेंस होता है या पथ होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन कहते हैं। अब अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस जो है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी है यानी अदिश राशि है, यानी इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। वहीं अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट एक कैसी क्वांटिटी है, आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी, यानी ये कैसी क्वांटिटी आपकी सदिश राशि है, इसकी दिशा भी होता है और परिमाण भी। अब अगर हम बात करें डिस्टेंस का तो डिस्टेंस कवर आपका 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। वहीं अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट आपका 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो जो है इस तरीके से हम जो है आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे या उसमें अंतर बताएंगे। तो जो आप आंसर लिखेंगे कुछ इस तरीके से लिखेंगे, डिस्टेंस it is the length of the actual path covered by an object irrespective of its डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी डिस्टेंस क्या है, दूरी क्या है, ये किसी भी वस्तु के द्वारा जो वास्तविकता में पथ या रास्ता जो कवर किया गया है उसको कहते हैं, चाहे मोशन की यानी जो गति है उसकी डायरेक्शन या दिशा कोई भी। डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन डायरेक्शन, यानी अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जो सबसे छोटी दूरी होती है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस क्या है, दूरी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि है। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। और डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन की बात करें तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स मे बी सेम और डिफरेंट फ्रॉम फॉर डिफरेंट पाथ चूजर, यानी अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो दो अगर पॉइंट है उसके लिए सेम या अलग अलग भी हो सकते हैं। वहीं अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू गिवन पॉइंट इज ऑलवेज द सेम, यानी जो दो पॉइंट है उसके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो सेम होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई व्यक्ति यहाँ ए पे है, ए पॉइंट पे है और वो बी पॉइंट पे जाना चाहता है,
तो डिस्टेंस क्या होगा, जितना उसने पाथ कवर किया, तो वो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, वो ऐसे करके भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का सबसे छोटा रास्ता, ठीक है। तो ए और बी के बीच का सबसे छोटा रास्ता कौन सा है, सीधा स्ट्रेट, तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। यानी डिस्प्लेसमेंट आपका सिर्फ एक ही तरीके से होता है, सबसे छोटा रास्ता। वहीं डिस्टेंस की बात करें तो वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए बहुत अलग अलग आपके रास्ते हो सकते हैं, तो उसी के अनुसार आपका डिस्टेंस या दूरी हो सकती है। नेक्स्ट है डिस्टेंस कवर्ड कैन बी नेगेटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो। यानी जो आपका डिस्टेंस है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, इट कैन नेवर बी नेगेटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होता है और जीरो होता है। डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू गिवन पॉइंट इज ऑलवेज द सेम, यानी अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये हमेशा सेम होता है और ये हमेशा आपका या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या जीरो होगा। दूरी, यह किसी वस्तु द्वारा तय की गई वास्तविक पथ की लंबाई है, जो चाहे उसकी गति की दिशा कुछ भी हो, ठीक है। नेक्स्ट विस्थापन, विस्थापन किसी दिए गए दिशा में किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की सबसे छोटी दूरी है। दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। अलग अलग चुने गए रास्ते के लिए दो दिए गए बिंदुओं के बीच की दूरी समान या भिन्न हो सकती है। दो दिए गए बिंदुओं के बीच विस्थापन हमेशा समान होता है। तय की गई दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, यह हमेशा धनात्मक, पॉजिटिव या शून्य होती है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। अब जो हमारा अगला प्रश्न है वो ये है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यानी आपको ये बताना है कि जो समय दूरी ग्राफ है उसके क्या उपयोग है। अगर हम दूरी समय ग्राफ की बात करें, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करें, तो उससे आपको क्या पता चलता है, आपको ये पता चलता है कि कितने समय में किसी वस्तु ने कितनी दूरी तय की। इसके साथ साथ आप उससे उस ऑब्जेक्ट की या उस वस्तु की वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो आपकी वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन मिलती है कि कोई भी वस्तु ने कितनी दूरी तय की है, वो आपको पता चलता है। तो इस तरीके से आप इसका जो है आंसर लिखेंगे। तो आप आंसर कुछ इस तरीके से लिखेंगे, द वेरियस यूजेस ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ आर एज फॉलो, इट टेल अस अबाउट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। यानी इससे हमें क्या पता चलता है, किसी समय में जो है वस्तु की दूरी क्या है या उसकी जो स्थिति है वो क्या है। From the graph we can say the distance covered by the body during a particular interval of time। और इससे हमें क्या पता चलता है कि किसी भी वस्तु ने किसी टाइम इंटरवल में या किसी समय अंतराल में कितनी दूरी तय की है। नेक्स्ट है, it also gives us information about the velocity of the body at any instant of time। यानी ये हमें यह जानकारी देता है कि किसी भी समय में जो बॉडी है, वस्तु है, उसकी वेलोसिटी क्या होगी। समय दूरी ग्राफ के विभिन्न उपयोग इस प्रकार है। पहला, यह हमें किसी भी समय शरीर की स्थिति यानी वस्तु की स्थिति के बारे में बताता है। दूसरा, ग्राफ से हम समय के एक विशेष अंतराल में या विशेष अंतराल के दौरान शरीर द्वारा तय की गई दूरी को देख सकते हैं। तीसरा, यह हमें किसी भी समय वस्तु के वेग के बारे में भी जानकारी देता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अ साइक्लिस्ट साइकिल फॉर t सेकेंड एट अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। यानी एक साइक्लिस्ट है, वो साइकिलिंग कर रहा है और वो t समय तक के लिए साइकिलिंग करता है और उसकी स्पीड आपको दी गई है 3 मीटर प्रति सेकेंड। And then the same time
for the same time at the speed of 5 मीटर पर सेकेंड along a straight road due north. और फिर क्या करता है वो, दोबारा से वो क्या करता है, इतने ही समय के लिए वो फिर से साइकिलिंग करता है एक सीधी रोड पे और नॉर्थ की तरफ. What are the average speed of the cyclist? यानी आपको एवरेज स्पीड निकालनी है, औसत चाल निकालनी है साइकिलिस्ट की. सबसे हम पहले हमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसे नोट डाउन कर लेते हैं. तो आपको दिया गया है स्पीड ऑफ साइकिलिस्ट. ठीक है, इसे हम फॉर फर्स्ट टी सेकेंड 3 मीटर पर सेकेंड, यानी हम क्या करते हैं S1 ले लेते हैं 3 मीटर प्रति सेकेंड. नेक्स्ट हम लिखते हैं स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट फॉर नेक्स्ट टी सेकेंड, S2 ले लेते हैं, जो कि हमें 5 मीटर पर सेकेंड दी गई. यानी साइक्लिस्ट की जो चाल है पहले टी सेकेंड के लिए 3 मीटर प्रति सेकेंड है, साइक्लिस्ट की जो चाल है अगले टी सेकेंड के लिए 5 मीटर प्रति सेकेंड है. अब हम अगर डिस्टेंस की बात करें, ठीक है, डिस्टेंस हम d1 ले लेते हैं S1 की वजह से, तो डिस्टेंस हो जाएगा आपका स्पीड इनटू टाइम यानी 3t. इसी तरीके से अगर हम दूसरे टी सेकेंड की बात करें तो इसके लिए जो डिस्टेंस होगा वो आपका स्पीड इनटू टाइम यानी 5t हो जाएगा. तो ये आपका मीटर में होगा 3t और 5t. तो ये हमारे पास डिस्टेंस 1 डिस्टेंस 2 आ गई, d1 d2. ठीक है, अब अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें तो ये होता है आपका टोटल डिस्टेंस कवर्ड यानी d1 प्लस d2 अपॉन टोटल टाइम टेकन यानी t प्लस t. अब d1 जो है वो 3t है, d2 आपका 5t है, t प्लस t आपका 2t हो जाएगा, तो ये 8t बाय 2t हो जाएगा. तो ये आपका 4 मीटर पर सेकेंड है. तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो बच्चों आज हमने जो आपका चैप्टर है मोशन उसके कुछ रिवीजन के क्वेश्चंस देखे. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आपने इन्हें नोट डाउन भी किया होगा. तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.